दोस्तों, बहुत दिन बाद ये एक YouTube वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा था कि कानून की समझ अ, आम आदमी को इस देश में, हमारे देश में इतनी है नहीं, और जिस चीज़ की समझ हमें नहीं होती उससे डर लगता है। कई बार कानून को लेके लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि कई बार इसका मिसयूज़ भी होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है। पुलिस, कचहरी, कानून, वकील, इन सब से आम तौर पे हमारे देश में लोग थोड़ा सा घबराते हैं। तो मैंने सोचा था कि ऐसे कानून जो आम आदमी के काम आए, जो आपकी और मेरी ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं, जिनका संबंध है हम लोगों की डे टू डे लाइफ से, ऐसे कानूनों के बारे में मैं कुछ लोगों को अगर अवेयर कर सकूं मेरे सोशल मीडिया प्रेजेंस से, तो इट्स ए काइंड ऑफ लीगल एम्पावरमेंट। आज का मैंने जो टॉपिक सोचा है वो है कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके अधिकार क्या हैं। हमारे देश में करीब 150 लेबर लॉज हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा। और ये वो कानून हैं जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को भी एम्पावर करते हैं, उसके अधिकार हैं, उसका हक है, वो उस कानून के तहत ले सकता है, मांग सकता है। आप में से बहुत लोगों ने ग्रेच्युटी के बारे में सुना होगा। नाउ, ग्रेच्युटी क्या है? ये एक कंसेप्ट है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी कंपनी में अच्छे से काम किया, कई सालों तक काम किया, तो कंपनी जब वो जाता है, वो आदमी रिटायर होता है या वो आदमी की नौकरी ख़त्म होता है, तो एज ए ग्रेटिट्यूड उसको कंपनी कुछ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड उसको कुछ देता है। ये उसका कंसेप्ट है। तो हमारे देश में एक पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्ट है 1972 का। ये ग्रेटिट्यूड जरूर है, लेकिन अभी कानूनन है ये। अब ये किसी का मर्जी नहीं है कि ग्रेच्युटी देगा कि नहीं देगा। ग्रेच्युटी मिलना एम्प्लॉय का अधिकार है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत। ना इसका रूल क्या है, मैं आपको बहुत छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। सेक्शन 4 इसमें इस एक्ट का लागू होता है। वो कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 5 साल काम किया है इसी कंपनी में, लगातार 5 साल लगातार काम किया है, लगातार का मतलब है हर साल में 240 दिन कम से कम काम किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 8-8 महीने छुट्टी पर रहे फिर आप ग्रेच्युटी मांगेंगे। आप एक साल में 240 दिन, इसमें आपकी छुट्टी वुट्टी सब मिला के है, मतलब आपका ड्यूटी होना चाहिए। और 5 साल आदमी अगर काम करेगा तो वो ग्रेच्युटी का हकदार है। ग्रेच्युटी कितना होता है? 15 दिन का तनख्वाह एक साल के लिए। तो अगर एक साल तो मिलेगा ही नहीं, एक साल में 5 साल पे ही मिलेगा, तो 75 डेज का सैलरी उसको मिलेगा अगर आदमी ने 5 साल कंप्लीट काम किया है। अगर 6 साल किया है तो फिर वो 15 दिन बढ़ जाएगा, 90 दिन हो जाएगा। तो जितने साल आदमी काम करेगा किसी कंपनी में, हर कंप्लीटेड साल के लिए, एक साल के लिए 15 दिन का सैलरी उसको, तनख्वाह उस आदमी को ग्रेच्युटी के तौर पे मिलता है। और हाईएस्ट जो मिल सकता है वो 20 लाख है। उसका जो कैप है, सीलिंग है, 20 लाख से ज़्यादा ग्रेच्युटी नहीं मिलता है कानूनन। लेकिन ग्रेच्युटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने दिन मैंने काम किया, इतना मेरी सैलरी है, इतना मेरा तनख्वाह होना चाहिए, मतलब है, और इतना मेरा ग्रेच्युटी होना चाहिए। तो 5 साल अगर काम कम से कम किया है तो 15-15 दिन का सैलरी हर साल में काउंट होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, और वो ग्रेच्युटी आदमी को मिलता है। अब वो मिल कब सकता है? जब आदमी रिटायर हो जाए, आदमी इवन टर्मिनेट हो जाए, अगर उसका नौकरी कंपनी निकाल दे 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, तो भी उसको मिलता है। एक ही बात है, अगर कंपनी निकालते समय ये प्रूव हो जाए, सेक्शन 4(6) में ये कहते हैं कि अगर कंपनी का कोई नुकसान कर दे, कोई आदमी कोई ऐसा कुछ काम कर दे जिससे उसको जबरदस्ती निकालना पड़ा बाहर, उसने कोई ऐसा अनैतिक काम किया या इलीगल काम किया, तो कंपनी उसका ग्रेच्युटी को फॉरफिट कर सकती है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में अगर आप किसी को जॉब कहीं और मिल गया, कहीं ट्रांसफ़र हो गया, कहीं उसका सेट कम, उसने अपना नौकरी छोड़ दिया, तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगा। लेकिन 5 साल कम से कम होना चाहिए। एक लास्ट बात, अगर आदमी का डेथ हो जाए, किसी का कोई समबडी हैज़ एक्सपायर्ड नौकरी करते करते, तो फिर 5 साल भी जरूरी नहीं है, फिर 3 साल भी अगर होगा, 2 साल भी होगा, 1 साल भी होगा, जितना भी होगा उसके हिसाब से उसके परिवार को पैसा मिलेगा। एक और है चीज़, प्रोविडेंट फंड।
कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, उनका प्रोविडेंट फंड कटता है, आपको पता है। तो उसमें होता क्या है कि मालिक जो है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपकी बेसिक सैलरी का 12% जमा करता है और 12% आप जमा करते हो, दोनों मिला के जमा होता है। वो प्रोविडेंट फंड आपको नौकरी के आखिर में मिलता है। वो जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, EPFO, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस सारे हिसाब किताब को रखता है। नाउ एक तो आपको पता होना चाहिए जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें कि आपका EPF कितना कट रहा है, आप कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और आपके एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कई जगहों पे होता ये है, मैंने कई जगहों पे देखा है कि एम्प्लॉय की तनख्वाह से वो पैसा काटता है लेकिन जमा नहीं करता है। अगर वो पैसा जमा नहीं कर रहा है, ये क्राइम है। आपकी तनख्वाह से काट के अगर वहाँ पे जमा नहीं किया EPF में, तो आपका नुकसान है और ये क्राइम है। इसी तरह से अगर आपकी सैलरी में आपका हिस्सा काट रहा है लेकिन अपना हिस्सा नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी गलत है, वो भी कानून गलत है। आप उसको ही कैन बी पनिश्ड, पेनलाइज्ड। लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए सरकार को, ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो ट्रिब्यूनल में कोई भी आदमी बोल सकता है कि मालिक ने मेरा पैसा काट लिया लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, वो गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी आजकल के टाइम में ज़रूरी है आप लोगों को बताना, वो ये है कि प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने का सिस्टम जनरली नहीं है। मतलब अगर आप नौकरी में हैं, आप तनख्वाह में हैं, तो आपको वो पैसा रखना पड़ता है। वो आपको आखिर में जाके रिटायरमेंट पे, जैसे कहते हैं, कि वो पैसा मिलता है। लेकिन एक उसमें प्रोविज़न है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, उसके बारे में ख़ास तौर से मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई, कोई आदमी का नौकरी चला गया है, बेरोजगार हो गया है, जो कि कोविड में बहुत लोग हुए थे, अगर बेरोजगारी की स्थिति है तो आप अपने EPF से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 1 महीना बेरोजगार रहे, कोई आदमी, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई आदमी 1 महीना बेरोजगार रहा, उसके पास पैसा नहीं है और वो सोचता है कि मेरे पास पैसा कहीं है नहीं और मैं EPF से निकाल नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वो पैसा आप EPF से निकाल सकते हो। आप EPF में अगर बताओ कि 1 महीना से मेरी नौकरी नहीं है और मैं पैसा लेना चाहता हूँ, आपको 75% मिल सकता है। और आप अगर 2 महीना कोई आदमी बेरोजगार रह जाए तो वो बाकी बचा हुआ 25% भी निकाल सकता है। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता। तो मुझे लगा कि कोविड के मामले में, कोविड के टाइम में बहुत लोगों की नौकरी चली गई थी, अभी भी बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे आपका EPF में पैसा है, आप कानूनन उसको, अपने पैसे को निकाल सकते हो और उसको अपने काम में ले सकते हो। छुट्टी के अधिकार के बारे में आपको बताता हूँ। छुट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सबके लिए, हम सबके लिए। सरकारी दफ्तरों में भी हम लोगों को, खासतौर से पुलिस वालों को, छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी छुट्टी जो है वो अधिकार है आपका। छुट्टी किसी का कोई कृपा नहीं है। होता ये है कि प्राइवेट सेक्टर में खासतौर से जब कोई एम्प्लॉय छुट्टी मांगने जाता है तो एम्प्लॉय भी डरते हुए जाता है और जो बॉसेस हैं वो बड़े बहुत ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे पता नहीं आपने उनसे क्या मांग लिया हो। लेकिन ये पता होना चाहिए हम सबको कि छुट्टी जो है वो एम्प्लॉय का अधिकार है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, उसके सेक्शन 79 के मुताबिक 240 दिन काम करने पे किसी भी एम्प्लॉय को 12 दिन की एनुअल लीव मिलनी चाहिए, ये कानून है। उसी तरह से कानूनन एम्प्लॉयज़ को बाकी जो छुट्टियां हैं, सिक लीव है, कैजुअल लीव है, प्रिविलेज लीव है और जो दूसरी छुट्टियां हैं, वो मिलने का उनका अधिकार है। ये इसलिए मुझे ख्याल आया बताने का आप लोगों को कि कोविड के टाइम में बहुत सारे ऑफिसेज तो ऑनलाइन काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऑफिसेज में ऑफलाइन काम भी था ना। कई एम्प्लॉय किसी भी कारण से, लॉकडाउन से या दूसरे कारणों से, अपना ऑफिस नहीं जा सके, तो उनके मालिकों ने, उनके एम्प्लॉयर्स ने ये कह के, कईयों को, कई बार मुझे DM आते हैं, मुझे कई बार मैसेज आते हैं लोगों के कि साहब मदद कीजिए हमारी, हम थोड़ा दिन छुट्टी पर रह गए और मालिक ने हमें निकाल दिया। ये नहीं हो सकता। आपका छुट्टी अगर आपकी ड्यू है तो वो कानूनन आपको मिलती है और छुट्टी लेने की वजह से कोई किसी को नौकरी से निकाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। ये तो
होता क्या है कि हम जब छुट्टी मांगते हैं तो हमें पता नहीं कि ये कानूनन हक है हमारा। हमें लगता है कि ये कंपनी की पॉलिसी है या कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, ऐसा नहीं है, कानून है। तो कानून आप छुट्टी ले सकते हो। ये एक बात आपको मैं बताना चाह रहा था। अब अपन बोनस की बात करते हैं। बोनस तो आप सबने फिर सुना होगा, लेकिन बोनस को हम सब लोग ये सब मानते हैं कि जैसे कोई गिफ्ट है, जैसे कोई कृपा है हमारे ऊपर। बोनस प्राइवेट सेक्टर का, आपके किसी भी एम्प्लॉय का बोनस हक है, अधिकार है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। हमारा एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965, इसके बारे में भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा। इस एक्ट के तहत अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो 5 साल से ज़्यादा पुराना है और जिसमें 20 एम्प्लॉय कम से कम है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना पड़ता है। देना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। और किसी भी एम्प्लॉय ने अगर 30 दिन काम किया, 1 महीना भी अगर काम किया है, अगर 1 महीना काम करके भी आदमी छोड़ के चला गया, तो भी उसको बोनस मिलेगा। उस साल का जो बोनस डिसाइड होगा उसको मिलेगा। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, कंपनी को फ़ायदा हो या कंपनी को नुकसान हो, उस साल में बोनस देना ज़रूरी है। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी मेरे ख्याल से। कंपनियां ये कहती थी अक्सर कि नहीं, इस बार किस बात का बोनस, इस बार तो कंपनी को नुकसान हो गया। ये एम्प्लॉय की प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय को बोनस देना कंपनी की जिम्मेवारी है। अब बोनस कम ज़्यादा हो सकता है। 8.33% से लेकर 20% के बीच में उसकी सीलिंग है। कम से कम 8.33%, मैक्सिमम 20%, ये एम्प्लॉय को देना उसके लिए ज़रूरी है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, सेक्शन 10 और 11, सेक्शन 10 and 11 of this Payment of Bonus Act 1965, they say that it is mandatory to give the bonus irrespective of the loss of or profit of the organization or the company. That's very clear. Now 2015 में कुछ अमेंडमेंट भी इसमें आए थे। बोनस लेकिन मिलता किसको है? ये है जो आदमी का सैलरी, तनख्वाह 21,000 रुपया महीना से कम है, या तो 21,000 रुपये है या उससे कम है, उसको देना मैंडेटरी है। बाकी लोगों को कंपनी देना चाहे उनका मर्जी है, लेकिन इन लोगों को, इसका मतलब है जो लो पेड एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को बोनस मिलता है। और मिलता कितना है? 8.33% से लेकर 20%, जैसे मैंने बताया। उसको अगर कम है उसका अपना सैलरी, लेकिन तो बोनस उसको, लेकिन मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये बोनस आपका अधिकार है। ख़ासतौर से कोविड में बहुत कंपनियां बुरी हालत में थी भी, एक्चुअली मानना भी चाहिए। तो उसमें भी बहुत लोगों ने कहा होगा कि साहब बोनस नहीं दे सकते, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, कानून अगर कोई इन 2 सालों में अगर कोई एग्जम्पशन दिया हो सरकार ने, तो मुझे पता नहीं, मुझे उसका पूरा ख्याल नहीं है। लेकिन कानूनन जो 1965 का जो कानून है हमारा, उसके मुताबिक बोनस एम्प्लॉय का हक है, अधिकार है। एक महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल और बहुत ही ज़रूरी जो बेनिफिट है कानून में, वो है मैटरनिटी लीव का। आप सबने सुना होगा मैटरनिटी लीव। जब बच्चा होता है तो नेचुरली माँ को आराम चाहिए और टाइम चाहिए बच्चे को पालने के लिए। गर्भावस्था में भी, प्रेगनेंसी के टाइम में भी उनको आराम चाहिए। तो उस सब के लिए मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है। 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है हमारे देश में, जिसमें प्रोविज़न किया गया है। उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप या आपके आसपास कोई नहीं जानता हो या जानना उसकी ज़रूरत हो, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। एक तो जिस भी जगह पे किसी महिला ने 160 दिन काम किया है एक साल में, अगर ऑलरेडी वो 160 दिन काम कर चुकी है उस कंपनी में, तो उस कंपनी से वो मैटरनिटी लीव ले सकती है। उसका अधिकार बन जाता है 160 दिन काम करने से। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी महिला को इस आधार पे नौकरी से निकाल नहीं सकती कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब कई लोग सोचते हैं कि प्रेग्नेंट हो गई है लेडी, अब उसको हम उसको हटा के और किसी और को लगा देते हैं। ये अलाउड नहीं है। वो अपना टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस महिला की नौकरी को लिया नहीं जा सकता, उसको निकाल नहीं सकते इस आधार पे कि आप प्रेग्नेंट है और आप नौकरी छोड़ दीजिए। नॉट अलाउड, इलीगल है।
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है रादर। नाउ मिलती कितनी है, वो छुट्टी कितनी मिलेगी? 26 वीक का प्रोविज़न है, 26 वीक्स प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद डिलीवरी के बाद 8 सप्ताह उसको मानते हैं, इंक्लूड दोनों मिला के 26 सप्ताह 26 वीक फुल सैलरी के साथ मैटरनिटी लीव ले सकती है महिला। और उसमें और कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ बताना है एम्प्लॉय को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं ये छुट्टी इस दौरान ले रही हूँ, और कंपनी देने के लिए उस बाध्य है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम। अगर मान लीजिए कई बार मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात अगर हो गया, उस केस में सेक्शन 9 कहता है कि वो फिर भी उनको 6 सप्ताह की छुट्टी, उनको पेड छुट्टी मिलेगी, 6 वीक्स। प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में और सब चीज़ अगर ठीक रहता है तो उनको 26 सप्ताह 26 वीक्स का छुट्टी है। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो उनको 6 सप्ताह 6 वीक्स का छुट्टी मिलता है। एक और उसमें छोटा बात ये आता है कि अगर बाई चांस किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अगर महिला की मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो उसका जितना दिन का मैटरनिटी लीव उसने लिया है या तब तक का है, वो उसके परिवार को दिया जाता है। उसके परिवार को, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है, पीपल डोंट नो दिस थिंग, तो वो उनको मिलता है। ये प्रेगनेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट कानून हमारे देश में 1961 से है। बड़ी कंपनियां देती भी हैं, कई छोटी कंपनियां नहीं भी देती होंगी, तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है बताना सब लोगों को। और इसलिए ये देखिए, माँ स्वस्थ रहे और बच्चा स्वस्थ रहे, ये सिर्फ परिवार का या उस फैमिली का दायित्व नहीं है, ये समाज का दायित्व है। हमारी महिलाएं स्वस्थ हों, उनके बच्चे स्वस्थ हों, हमारी जनरेशन अच्छी हो, सुधरे और हेल्दी रहे, ये सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी के चलते ये कानून बनाया गया है। तो मैटरनिटी लीव का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कानून था, तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी थोड़ा आप लोगों से बात किया जाए। थैंक यू सो मच, सी यू सून अगेन।